जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 समझने का प्रयास करते हैं। तो समझने के बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कह रहा है ABCD एक समलंब है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ABCD ये क्या है? समलंब है। अब समलंब में हम जानते हैं कि दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC खुद ही कहा गया है। ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या है? समांतर है। उसके बाद समझिएगा, और AD बराबर BC समझिएगा ध्यान से बच्चे। अगर बात करें हम, करा ये जो AD है ये BC के का है? इस पर हमने सिंगल डैश मार दिया, यानी ये दोनों आपस में कहा है? कह रहा है कि AD बराबर AC है, सॉरी AD बराबर BC है। देखिए आकृति 8.23 आकृति को हमने यहाँ बना रखा, आप देख सकते हैं। दर्शाइए कि, तो सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या करना है? बराबर करना है। उसके बाद एंगल C बराबर एंगल D, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या करना है? उसके बाद अभी तो करा त्रिभुज ABC, तो हम लोग इसको ज्वाइन कराएंगे। अभी ज्वाइन नहीं कराए हैं, ज्वाइन करा देंगे तो आकृति बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो पहले हम लोग पहला और दूसरे को सिद्ध कर लेते हैं, फिर तीसरे चौथे की बात करते हैं। कहे कि तीसरा चौथा कुछ नहीं, बहुत आसान है। लेकिन समझिएगा, हमने लिखा सबसे पहले हल दिया है ABCD एक समलंब है। यहाँ समझिए केवल हमको समलंब ही दिया गया था और कुछ नहीं दिया गया था। इस तरीके से समलंब दिया गया था जिसका नाम था हमारे पास ABCD। यहाँ समझिए हमने वही लिखा कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर का है DC, यानी ये रेखा इसके समांतर है, और AD बराबर BC है। ठीक, उस बाद सिद्ध करना था, इतना लिख दिया हमने। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमें केवल इतना ही दिया था, हमें सिद्ध करना है। जैसा कि हिंट में भी दिया गया है, संकेत में लिखा है कि AB को बढ़ाइए, इसको AB को बढ़ाइए और C से होकर, कहाँ से होकर? C से होकर AB को कहाँ बढ़ाइए? तो हमने AB को क्या किया? बढ़ा दिया इस तरीके से। करा C से होकर इस AD के समांतर क्या करिए? रेखा की, यानी AB को बढ़ाइए और इस यानी C से इस AD के समांतर क्या करना है? रेखा खींचना है। अब समांतर का, कुछ को समांतर का मतलब ही नहीं पता होता है। ये ऐसे कह रहा है ना समांतर है, तो ऐसे खींचेंगे, क्या ये समांतर है का? अब कुछ बच्चों को हम देख रहे हैं वर्ग ही नहीं पता है, वो वर्ग बनाने के लिए कह रहा तो आयत बना दे रहे हैं। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। ये ज्योमेट्री है, इसमें आकृति अहम भूमिका निभाती है। ध्यान दीजिएगा, आकृति अगर थोड़ा सा गलत होगी तो टीचर देखकर तुरंत ही काट देगा, और वो नहीं करेगा। आकृति पहले देखता है, आकृति बेहद स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री है, जो कुछ सॉल्व किया जाता है वो आकृति से ही सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो यहाँ समझिएगा हमने क्या काम किया? वही कह रहा था कि आप AB को बढ़ाइए और इस AD के समांतर C से होकर AD के समांतर रेखा खींचिए। हमने C से होकर AD के समांतर रेखा खींच दिया, नाम दे दिया क्या? तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, रेखा खींचे जो बढ़ी हुई भुजा AB को E पर विक्षेप कर रहे हैं। कह इसको बढ़ाए हैं, जब इसको आप लेके जाएंगे तो ये एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेंगे, जहाँ काटेंगे उसका क्या नाम हो जाएगा? E। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने बना दिया, आपने हिंट के अनुसार से हमने इसका भी रचना कर दिया। रचना हमने वही कहा कि AB को E तक बढ़ाया, इस AB को कहाँ तक ले गए हम लोग? E तक बढ़ाया, और AD के समांतर, किसके समांतर? AD के समांतर क्या खींचा? CE खींचा, जो AD बराबर का है C। हमें ऐसा खींचना कि ये चीज और ये चीज आपस में क्या होनी चाहिए? तो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर हो जाए, तो वो चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। ये देखो रचना से हमने लिखा कि ये इसके, देखो यहाँ लिखे हैं AD के समांतर CE, यानी इसके समांतर तो है ये है, और हमने ऐसा खींचा है कि AD बराबर का है C, यानी ये इसके समांतर भी है, इसके बराबर भी है। ये क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज।
इसका नाम क्या है, AECD। इसलिए हमने लिख दिया AECD जो है वो क्या है, एक समांतर त्रिभुज। बातें कन्फर्म हुई। अभी सारा चीज जो था वो दिया था, सिद्ध करना था, रचना हमने वो लिखा। यहाँ समझिए हमें पहला सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B। ध्यान से समझिएगा, इसमें सबसे ज्यादा दिमाग लेगा पहला ही सिद्ध करने के लिए। पहला सिद्ध हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा आराम से सिद्ध हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, पहले को हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये बच्चे यहाँ हम कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 1 और इसको मान लेते हैं एंगल 2। ठीक, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर हम बात करें, हमें दिया है, कहा गया ये AD बराबर BC, ये दिया है हमको, है ना। उसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ ध्यान दो, लिखना बंद करो। उसके बाद हमने रचना से क्या किया है, रचना से क्या है कि AD बराबर का है CE है। ठीक, और ये हमने कहां से लिखा बच्चे, रचना से। अगर इसको मानना चाहो मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 और अगर 2 से हम बात करें, अगर बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष क्या होगा, ये देखो यहाँ भी AD लिखा है, यहाँ भी AD लिखा है, तो दायां पक्ष क्या होगा। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, BC बराबर CE हो जाएगा, है ना। आप समझो ध्यान से, हम जानते हैं कि यदि भुजा बराबर तो सम्मुख कोण बराबर। BC के सामने कौन सा कोण है, 1, CE के सामने कौन सा कोण है, 2। ठीक, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक, इसको मानना चाहो तो मान लो इक्वेशन थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, पहचान पर। अब समझो बच्चे ध्यान से, अगर मैं इस कोण को और इस कोण को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, कोई बताएगा। 180। कैसे, अरे ऋजु कोण कहाँ बन रहा है, साबस बहुत अच्छे, अंतः कोणों के योग से। हमने पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को, ये देखो अभी ये और ये समांतर है ना, ये लिखे कहा गया, रचना में लिखे ना, कहा गया AD के समांतर C, यानी ये और ये समांतर है। तो हमने पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, उसके एक ही ओर दो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। इसका मतलब यहाँ पर लिखा था A और यहाँ पर क्या लिखा था 1। एंगल A और एंगल 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं। एंगल A प्लस एंगल 1 बराबर 180। इसको मिटा दें क्या आकृति, क्योंकि उसी में समझा देंगे तो समझ जाएगा बच्चों। ध्यान से, यहाँ रीजन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, अंतःकोणों के योग से, समांतर रेखा के अंतःकोणों के, समांतर रेखा के एक ही ओर, और यहाँ लिखते हैं अंतः कोणों के योग से, अंग्रेजी में कहा जाता है को इंटीरियर एंगल। अब यहां समझो बच्चे ध्यान से, ये हमारा हो गया को इंटीरियर एंगल, अंग्रेजी में कहा जाता है। इसको मानना हो तो मान लो इक्वेशन 4। इक्वेशन से मत घबरा कर, इसका कोई अहम भूमिका नहीं होती है। इसको हम इसलिए मानते हैं ताकि ये अलग अलग थोड़ा, जैसे बात करें तो आकाश बात के वहां से बात करें, बस दिखता रहे, बस ये मत देखा करो कि समीकरण से बहुत कठिन चीज है। समीकरण कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम इसको ना माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं ताकि अलग से दिखता रहे। जैसे हाईलाइटर करते हो ना तुम लोग, ताकि अचानक से नजर उस पर बढ़ जाए, इसलिए इक्वेशन मानते हैं। ठीक, उससे मत घबरा किया करो। 50 इक्वेशन बन गया, 60 बन गया। फिर समझो बच्चे, यहाँ पर हमने नाम दिया था 1 और यहाँ पर क्या नाम दिया था 2। फिर समझो बच्चे, अगर मैं ये यहाँ से यहाँ तक घुमा दूं तो कितना अंश कोण बन जाएगा,
100 कैसे रिज कोण से। तो इस 180 अंश में कितने पार्ट हैं? एक बी है, एक 2 है, क्योंकि ये रचना से किए थे ना हम। अगर रचना से ना करते तो ये देखो ये बी न था, ए बी, ये पूरा पड़वा इतना क्या था? बी न था, है ना। एंगल बी प्लस एंगल 2 बराबर कितना? एंगल बी प्लस एंगल 2 बराबर 180 अंश। यहाँ लिख देंगे क्या? रिज कोण। फिर यहाँ समझो बच्चे, इसको मान ले क्वेश्चन 5, तो समझिएगा ध्यान से। अगर समीकरण 4 और समीकरण 5 का अगर हम दायां पक्ष देखें तो दायां पक्ष क्या है? दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष क्या होगा? समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से यदि बच्चे हम बात करें तो समझिएगा ध्यान से। इसके बाद हम ऊपर लिख दे रहे हैं। देखो 4 और 5 से बात करेंगे तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर एंगल ए प्लस एंगल 1 बराबर एंगल बी प्लस एंगल 2, क्योंकि इसका बायां पक्ष है, इसका बायां पक्ष है। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसलिए हम समीकरण माने थे। समीकरण 3 से जहां पर 1 लिखा वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? क्योंकि 1 बराबर क्या है? 2 है। लिख देंगे समीकरण 3 से। हमने समीकरण 3 से देखा कि 1 के बराबर क्या है? 2 है। जहां पर 1 लिखा वहां पर क्या लिख देंगे? 2। एंगल ए प्लस एंगल 2 बराबर, यानी 1 की जगह हमने 2 रख दिया, एंगल बी प्लस एंगल 2। आप समझो ध्यान से, बराबर के इस साइड उस साइड कटता रहता तो काट देते हैं, ये पक्षांतर करोगे तब पर भी कटेगा। एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया, एंगल ए बराबर का हो गया एंगल। ये हमारा पहला सिद्ध हो गया। ठीक, अब समझो ध्यान से बच्चे, पहला बहुत ज्यादा कठिन नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग की देखो। हमने पहले कहा दिखाया कि ये और ये बराबर दिया ही था, रचना से हमने इसको और इसको बराबर खींचा, तो फिर समीकरण 2 मानकर दिखा दिया कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। यानी 1 बराबर का दिखाया 2। एक बार इसको इसको लेकर के कोई इंटीरियर एंगल से अंतःकोणों के योग से जोड़कर 180 दिखा दिया, एक बार इसको 180 दिखा दिया। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष का हो गया बराबर, और 1 की जगह हमने 2 रख दिया, 2 से 2 कट गया, आसानी से हमारा सिद्ध हो गया। अभी हम पहला मिटाते हैं क्योंकि जगह नहीं है, पहला मिटा कर जब दूसरा सॉल्व कराते हैं। अब दूसरा समझो बच्चे ध्यान से, अगर दूसरे की हम बात करें तो दूसरा हमको सिद्ध करना है एंगल सी प्लस एंगल सॉरी एंगल सी बराबर एंगल डी सिद्ध करना है। तो समझो बच्चे ध्यान से, देखो ये और ये समांतर रेखा है, यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ पर लिखा है बी, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है क्योंकि एक एबीसीडी एक समलंब था ना। ठीक, तो समझो ध्यान से, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही और दो अंतःकोणों का योग कितना होता है? ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180। इसको मानना चाहो तो 5 तक माने थे, 6 मान लीजिए। उसके बाद समझो ध्यान से, हाँ यार रीजन देना हो तो रीजन दे दीजिएगा। अंतःकोणों का योग से, यानी एक ही और दो समांतर रेखाओं के एक ही और दो अंतःकोणों के योग से, एकांतर नहीं है। जो हमने इसके पहले वाले लिखा था, कहा गया इसमें वही रीजन है सेम।
फिर समझो बच्चे ध्यान से, यहाँ पर लिखा था बी और यहाँ पर लिखा था सी ऐसे, और ये ABCD एक समलंब था, ये रेखा इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो B प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 अंश। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 7, और यहाँ भी रीजन वही लिख देना कि एक ही और दो अंतःकोणों के योग से। अब समझो, समीकरण 6 और 7 का दायां पक्ष क्या है? बराबर, तो बायां पक्ष क्या होगा? समीकरण 6 और 7। देखो इसका क्या होगा? बायां पक्ष बराबर यानी एंगल A प्लस एंगल D बराबर एंगल B प्लस एंगल C। और हमने दिखाया A बराबर का, जहां A लिखा वहां पर क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हमने लिख दिया एंगल B प्लस एंगल D बराबर एंगल B प्लस एंगल C। एंगल B से एंगल B कट गया, एंगल D बराबर C या C बराबर D, कुछ भी करिए, एंगल D बराबर एंगल, ये दूसरा भी हमारा सिद्ध होता है। तो कुल अगर पहला थोड़ा सा सिद्ध करना था, बाकी दूसरा तो आसान था। अब समझो बच्चे, अगर तीसरे की बात करें तो कह रहा है त्रिभुज ABC, तो हमने देखा ABC कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। ये ABC त्रिभुज हमारा तब बनेगा जब मैं क्या काम करूंगा, इसको यहाँ से ज्वाइन कराऊंगा, तभी तो ABC त्रिभुज हमारा बनकर तैयार होगा। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है त्रिभुज BAD, तो BAD बनेगा कब? BAD यहाँ तक जाने का रास्ता नहीं है, जब मैं BD को ज्वाइन कराऊंगा तब जाकर हमारा क्या बनेगा? BAD। ठीक, देखो अलग अलग दोनों त्रिभुजों को बना देते हैं, यहाँ छोटा छोटा करते हैं। यहाँ पर है A B, यहाँ पर C, और यहाँ पर इस तरीके से। देखो यहाँ पर लिखा है A B और लिखा है D। इन दोनों को हमको क्या करना है? सर्वांग सम दिखाना है। तीसरा समझो बच्चे ध्यान से, त्रिभुज क्या है? ABC और त्रिभुज BAD में, तो समझो ध्यान से बच्चा, अगर बात करें इन दोनों की हम, तो देखिए अगर हम बात करें तो AD बराबर हमको BC दिया है, ये देखो दिया है, शुरुआत में कहा गया AD बराबर BC, और AD इसकी भुजा है, BC उसकी भुजा है, तो चाहे AD बराबर BC लिखो, चाहे BC बराबर AD। जिस त्रिभुज का नाम हम पहले लिखते हैं उसकी भुजा वगैरह पहले लिखते हैं। BC बराबर क्या हो जाएगा? AD, BC बराबर AD, और ये हमको दिया है। उसके बाद समझो ध्यान से, अगर हम बात करें साइड AB की, तो साइड AB हमारी क्या है? भुजा AB उभयनिष्ठ है। इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं। उसके बाद बच्चे समझिएगा, यहाँ पर है एंगल A और यहाँ पर है एंगल B, और एंगल 1 बराबर, सॉरी एंगल A बराबर हमने क्या दिखा है? एंगल B दिखा, हमने सिद्ध किया है। एंगल A बराबर एंगल B, रीजन क्या देंगे कि ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। अब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए, त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है? सर्वांग सम। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD किस नियम से? SAS साइड एंगल। और हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, उसकी संगत भुजा और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? आसानी से हम लिख सकते हैं BD बराबर AC या AC बराबर BD। AC बराबर क्या हो जाएगा? BD बाई CP।
ये हमारा चौथा भी सिद्ध है। तीसरा यहाँ से होता है, चौथा ये हमारा सिद्ध हो गया। तो कुल मिलाकर 4 तो इसमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है, जो हमने आसान तरीके से सिद्ध कर दिया। बस पहले में थोड़ा समय दिखाना था, रचना करनी थी। बाकी दूसरा तो उसी की सहायता से हुआ, तीसरा तो सर्वांगसम था, चौथा उसी की सहायता से। बेहद बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 8.1 में 12 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसका आज हमने 12वां क्वेश्चन भी लगा लिया। यानी एक्सरसाइज 8.1 को हमने समाप्त कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले एक्सरसाइज पर होगी। तो इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।